देश के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर में शामिल, देश की राजधानी और साथ में देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली और मुंबई की हम बात कर रहे हैं। और ये दो शहर ऐसे हैं जिसमें अगर हम जो पारंपरिक यातायात का सबसे डिपेंडेबल साधन यानी कि रेलवे, उससे अगर हम एक सामान्य ट्रेन से आए तो 18 से 20 घंटे का समय लगता है, और राजधानी अगर हो तो लगभग 16 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन अब पूरे उस परिवहन की परिभाषा को बदलता हुआ एक ऐसा एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच जिसकी चर्चा बहुत होती थी, और नितिन गडकरी जी से हम लोग ये सवाल भी पूछते थे कि क्या वाकई संभव है कि दिल्ली और मुंबई 12 घंटे में, और अब जब हम उसके उस सिरे पर खड़े हैं जहां से दिल्ली में, चाहे ईस्ट दिल्ली हम लें या फिर दक्षिण दिल्ली लें, सबसे कुछ रास्ते हैं जो चढ़ जाते हैं इस पर आकर, ये संभव हो रहा है अब कुछ महीनों में। देखिए, अभी तो हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर नहीं लगे हैं, हाँ। पर आप ये जो रोड के ऊपर खड़े उसके नीचे वाला एरिया जो है, हाँ। मैं ज़्यादा दिल्ली को जानता नहीं हूँ, और एक कालिंदी कुंज वगैरह, ये पहले इस एरिया में मैं पब्लिक मीटिंग के लिए आया था। हाँ। और तब मैंने देखा वहाँ से चलना मुश्किल था। हाँ। काफ़ी इंक्रोचमेंट, वाकई इंक्रोचमेंट थी, ये थी, गंदगी थी, नाले थे। अब उस एरिया के ऊपर से ये एलिवेटेड रोड है। हाँ। ये स्टेट ऑफ आर्ट डिज़ाइन है, ये जो ब्रिज बना हुआ है जी। ऐसे बहुत अच्छा डिज़ाइन है। अब यहीं से दिल्ली से निकलकर डायरेक्ट इस रोड से चढ़कर, हाँ। ये भी रोड तो डायरेक्ट हमारा ये जो जेवर एयरपोर्ट पे भी जाएगा। जेवर एयरपोर्ट भी जाएगा तुरंत, ये जेवर एयरपोर्ट का रोड है, और बीच में से पलटकर फिर हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे को कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी जिस एरिया में हम दिल्ली के हैं, ये रोड अभी खुला नहीं है, कुछ दिन के लिए ये अभी प्रधानमंत्री जी का डेट मांगी है। हाँ। और तुरंत मिलने के बाद ये पूरा हुआ है। हाँ। और करीब 10,000 करोड़ का रोड हमने बनाया है, और ये बहुत सुंदर है। दिल्ली में हम 1,60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अभी तो हमने वसंत विहार की टनल भी मंजूर की है जी। 8-9 हज़ार करोड़ की। हाँ। और हम दिल्ली को, बहुत कठिन काम है ट्रैफिक जाम से मुक्त करना, पर दिल्ली से ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन से मुक्त करना, हाँ। ये हमारी कोशिश है, और हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये उसका एक बड़ा प्रयास, क्योंकि नीचे हम वाकई अब देखिए ना, ये पूरा गंदगी का नाला है। हाँ। ये पुराना एरिया है। हाँ। वो शाहीन बाग वगैरह जो एरिया था वो नीचे में था। जी। और देखो ये किस प्रकार से, कितने बड़े समस्या ये काम करते समय, पर हमारे प्लास्टिक पड़ा हुआ है केड़ कचरा से। अब ये पूरा एरिया इंक्रोचमेंट है, झोपड़पट्टी है। हमने यहाँ से ऊपर में आकर, देखो ये क्रेन कैसे डाली है, कैसे बनाया, बेस बनाया, और नाले में घुसकर ये काम किया हुआ है। यानी आप नीचे जाके देखिए आप कि कितना कठिनाई में ये काम किया हुआ है। और ये नाले में हमने ऐसे ब्रिज तैयार किए। तो हम अब एक्सप्रेसवे की तरफ चलते हैं। चलिए। विन जी, तो इस मैप के हिसाब से यहाँ पर सर रेड वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अभी हम लोग ये सर, हम लोग यहाँ से एंटर किए, ये दिल्ली का रिंग रोड है जो आपका डीएनडी है। वो यहाँ से ये हाईवे आया फरीदाबाद को बाईपास करते हुए, वो ये सोना पे ज्वाइन कर लेगा। ये गुड़गावा है, गुड़गावा सोना रोड है। ये एक्सप्रेसवे यहाँ शुरू होता है, यहाँ मिल जाएंगे सोना पे हम एक्सप्रेसवे, और फिर ये जयपुर इधर से ये जेवर चलेगा। जेवर एयरपोर्ट का भी, ये मतलब बदरपुर सारी डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे। एकदम कम है। सिग्नल फ्री है। और ये जो लोग अंदर घुसते थे दिल्ली के, ये सब लोग अभी इधर आएंगे नहीं, इनको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। तो दिल्ली का ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा, 30-40% ट्रैफिक। सर आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं दिल्ली का ट्रैफिक कम करने का। पर आप बताए, दिल्ली पेरिफेरल रोड बना। हाँ, हाँ, जितने ट्रक जाते थे अभी बाहर चले गए। हाँ। कम तो हुआ। ठीक है। अगर ये नहीं होते तो ये बात अलग है कि कम होने के बाद और नया बढ़ा। हाँ। तो इसके कारण इफेक्ट जितना आता है लोगों को नहीं आ रहा है। एक तो वो कम हुआ, दूसरा मुझे लगता है कि जो दिल्ली के आसपास जो शहर हैं उनसे दूरी कम हुई। जयपुर हो गया, देहरादून हो गया, दिल्ली देहरादून 2 घंटे में, 2 घंटे, जयपुर 2.25 घंटे में। तो ये तो बदल एकदम हो गया है। अब एग्जिस्टिंग दिल्ली जयपुर रोड का भी ट्रैफिक ज्यादा कम नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रैफिक बढ़ा भी बहुत। ट्रैफिक बढ़ा भी है। पर सर 1 लाख करोड़ इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की कीमत 1 लाख करोड़ की, अब ज़्यादा हो जाएगी, 1,10,000 करोड़ तक जाएगी। उस हिसाब का रिटर्न्स क्या, अगर एक आम आदमी सोचे, देखिए सरकार की बात एक होती है, एक होता है आम इंसान सोच रहा है क्या? देखिए
ये रिटर्न के हिसाब से नहीं गिनना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी एक रिपोर्ट आया IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई का, ये एक समय हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP के हिसाब से 16% आती थी और चाइना की 8% और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की ये 12% थी। और अभी ये रिपोर्ट ऐसा आया है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, तो ये एकदम 10% पे आई 6 महीने पहले। अभी तो मुझे लगता है वो 9 पे आई होगी, सिंगल डिजिट पे। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारे आयात निर्यात में हम लोग अगर 6% कॉस्ट कम हो जाएगी तो उतना कॉम्पिटिटिव होंगे। तो मुझे लगता है एक प्रकार से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, नई इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और टूरिज्म बढ़ेगा। अब सिंपल उदाहरण बताता हूँ, यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ का दिल्ली से हमने भी रोड बना दी, तो 3 गुना ट्रैफिक पर्यटकों का बढ़ा, कितना टन कर रहा। अब वो सरकार को कंट्रोल करना पड़ा, ये ज़्यादा लोग बताइए। अच्छा, टूरिज्म जब आता है तो 49% एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए खर्चा होता है, तो इससे रोजगार निर्माण होता है। तो सर अगर मैं एक ट्रक लेकर मान लीजिए मैं जा रही हूँ दिल्ली से मुंबई, तो डीजल के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, पैसों के हिसाब से मेरी कितनी परसेंटेज मेरी बचत होगी? देखो, पहली बात तो एक ट्रक दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अभी 48 घंटे लगते ट्रक को। अब वो ट्रक जाएगा 18 से 20 घंटे, तो उसके करीब 28 घंटे बच गए। तो वो एक महीने में अगर 4 ट्रिप करता होगा तो 60 ट्रिप करेगा, तो एक ही ट्रक की 60 ट्रिप होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, जो चलते समय उतनी मशीन कम चलेगी तो फ्यूल बचेगी, और फ्यूल बचेगी, कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, और उसके कारण ही लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। सर फ्यूल की बात आपने की है तो मैं उस फ्यूल की बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आपसे, जिसके साथ मतलब आपने जब इथेनॉल के बारे में बात करना शुरू किया था, मैं भी समझ सकती हूँ कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ये चीज़ें देखनी है, लेकिन आप बहुत पैशनेटली उसके बारे में बताते भी थे। आज जो जितनी कंट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहाँ होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ पहली तो बात ऐसी है कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता जी, मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की जी, और हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, CNG, मैं ये सब अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, और इसका फ़ायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो, और इसका फ़ायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गांव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले। इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूँ। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज़ करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ये जो ऑटोमोबाइल इंजन्स है, इसके स्टैंडर्ड फ्यूल के हिसाब से तय करना और उसके बारे में रेगुलेशन करके नियम करना, ये मेरे अधिकार में आता है। तो फ्यूल ऐड करना नहीं करना ये होता है। इसका टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। और ये भी आरोप किया गया कि मैं इथेनॉल शुरू होने के पहले ही मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की थी। अब तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़के देखते हैं। और टोटल 1500 करोड़ लीटर जो इथेनॉल खरीदी किया जाता है, वो 550 इंडस्ट्री है। कोई चावल से बनाता, कोई मक्के से बनाता, कोई शुगर केन जूस से बनाता, कोई मोलाइस। उसमें हमारा शेयर 0.07%, यानी 1500 लीटर में 1 करोड़ 70 में तो अल्कोहल बनाता हूँ, फिर बॉटलिंग प्लांट, तो हम लोग नहीं के बराबर। तो इसका बेनिफिट कोई हमको मिलने का कोई विषय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अल्कोहल अपना यूज़ कर रहे हैं। पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों? पहली बात, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, हाँ। क्या आपके नज़रों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज़ करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई? अभी तक तो नहीं। आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है,
ऐसे 2 लोगों के नाम बता सकती है आप मुझे? अपना पर्सनल जान पहचान के? हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ, है कोई? नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे अभी हैं। मैं आपको बताता हूँ जी। कि ये पेट्रोल की गाड़ियाँ, इसमें जो गाड़ियाँ जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया। टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया। अभी कोई टाटा, महिंद्रा, किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है 2-4 साल से, कोई पार्ट्स लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई कि टोयोटो कंपनी पर आरोप लगाया, वो इनोवा गाड़ी थी, वो ख़राब हुई वगैरह। तो उन्होंने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है। बोले नहीं देता। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। फिर उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी अडल्ट्रेशन किया हुआ मिला। सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब अब आप ही बताओ कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ। अब वो एफआईआर दर्ज की उसके खिलाफ। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिसमें की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है, वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने लॉ रियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे। आपको लग रहा है सेफ है आप इथेनॉल? हाँ। देखिए, अमेरिका में इथेनॉल है, हाँ। ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राज़ील में है, ये हिंदुस्तान में है, हाँ। स्वीडन में है। ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है। अब जिस देश में अपना खुद का पेट्रोल डीजल सस्ता अवेलेबल है, वो यूज करने का कोई कारण पर सर ये भी समझाइए ना, क्या ये सचमुच में पायलट प्रोजेक्ट है? क्या अभी कोशिश हो रही है या ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई इसको डिसेंट्रलाइज किया गया। कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता। 4-4 साल इसके एक्सपेरिमेंट हो गए। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, ARAI, सिकैट, ये सब लोग इसका टेस्टिंग 4-4 साल करते हैं। 2-2 लाख मीटर का टेस्टिंग होने के बाद फिर उसको सर्टिफाई करते हैं। और आपको ये पूरी गाड़ी है वर्ल्ड में, यही टोयोटो की है, हुंडई की है, मर्सिडीज की है, ये अपने जो जितनी गाड़ी आज भारत में है, सुजुकी की है, यही तो वर्ल्ड में है। तो ये कंपनियां वर्ल्ड रेपुटेशन है उनका, क्या ये बिना सोचे समझे किसी के कहने पर ऐसे ही डाल देंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? सब टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ही आता है। ये कोई पायलट प्रोजेक्ट या प्रायोगिक तत्व पर नहीं आया। एक वकील ने प्रेजेंट करते हुए कहा उसकी बातों को मिस इंटरप्रेट किया गया। तो सर इसमें मतलब अगर हम बाकी रोड से कंपेयर करें, एक्सप्रेसवेज से कंपेयर करें, तो इसमें कौन सी एक ऐसी चीज़ है, कोई नई टेक्नोलॉजी या ऐसी चीज़ जो इसे बाकियों से अलग और एक अभी तरीके आपने जो लोहे का ब्रिज देखा ना, हाँ, वो अपने आप में बहुत बड़े साइज का अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। वैसे हमारे हर प्रोजेक्ट में भी हम लोग जो जितनी नई नई टेक्नोलॉजी है उसको स्वीकार कर रहे हैं। वैसे इसमें एक टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है। ये 2 पियर है ना, हाँ। इसके बीच में हमारे यहाँ केवल 30 मीटर डिस्टेंस होता है। अच्छा। अभी हमने एक मलेशिया से और सिंगापुर से एक टेक्नोलॉजी लाई है कि ये 120 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। अच्छा। और एक ही पिलर के बीच में ऊपर का बीम स्टील फाइबर में कास्ट होगा। हाँ। और अभी हम 50,000 करोड़ के 5 ऐसे ब्रिज बना रहे हैं। हाँ। नीचे में कोना में, हाँ। नीचे में रोड, ऊपर में एक ही पिलर पर ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। अच्छा। 4 फ्लोर 3 फ्लोर के, और 50 अभी मंजूर हो गए। अब मैं भूमि पूजन के लिए भी जाने वाला हूँ। हाँ। मुख्यमंत्री जी का टाइम में। और ये जो हम इस एक्सप्रेसवे की खासकर बात करते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अलाउड रहेगी इस पर। हाँ, सर सेफ्टी को लेकर कोई इशू नहीं होगा? अभी तो फॉरेन में 200 250 किलोमीटर तक अलाउ। वैसे हमारे यहाँ भी स्पीड और बढ़ सकती है, पर हमने हमारे यहाँ के ट्रैफिक डिसिप्लिन और लोगों का अप्रोच देखते हुए हमने 120 तक सीमित किया। अच्छा, 120 पे सेफ रहेगा इस सेफ है। हाईवे पर।
प्लस जो वाइल्ड लाइफ वाले कॉरिडोर्स हैं उनमें वाइल्ड इसमें लाइफ तो आपने देखना चाहिए। हमने अभी आज आप मेरे साथ आएगी हाँ। तो जो राजस्थान का फॉरेस्ट है क्या नाम है, रणथंभौर में है, तो ऊपर में फॉरेस्ट है, नीचे में टनल है। तो एक कार्टून मैंने देखा था, एक बच्चा अपने माँ को बता रहा गाड़ी में बैठ, देखो माँ टाइगर बैठा है। तो टाइगर ऊपर है ना, फॉरेस्ट ऊपर है। और हमने हर जगह पर बहुत अच्छा, अभी ये देहरादून को जाके देखिए हाँ, वहाँ पर भी पूरे राजा जी फॉरेस्ट के के लिए। अंदर। अच्छा, उसका भी नोटिंग हुआ है, कैमरे लगा है कि कितने जानवर इधर से उधर गए, उसका रिकॉर्ड है, कितने हाथी गए, कितने हरिण गए, सबका रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, और हमने उधर पेंच में भी बनाया, नागपुर जबलपुर, सुंदर बना है। हम लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, पेड़ को ट्रांसप्लांट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को लिए सुविधा करके देते हैं। और हमने इकोलॉजी इन्वायरमेंट को प्रभी हम बाम्बू के क्रैश बैरियर बना रहे हैं। हम डांबर में हम बिटुमिन में प्लास्टिक और रबर डालकर वो मिक्स तैयार करने की कोशिश करते हैं। बायो बिटुमिन, ये परली है ना राइस स्ट्रॉ, इससे बायो बिटुमिन बनेगा, वो हम यूज़ करने की बात कर रहे हैं। सर अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भारत दुनिया के देशों में रैंक कर रहा है अभी। हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम दुनिया के आगे जाएंगे। यही तो बायो फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल की बात है। हाँ। अगर आगे जाना होगा तो प्रदूषण को कम करना पड़ेगा, और इसलिए फॉसिल फ्यूल को कम करना है। पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल को कम कर रही है, और वही तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है, ये पंजाब और हरियाणा में 280 लाख टन परली जला देते हैं। ये पंजाब और हरियाणा का ऑफिशियल डाटा है। अब वो परली से बायो सीएनजी बनेगा, हवाई ईंधन बनेगा, इथेनॉल बनेगा, और परली का भाव 2,500 रुपये टन हो गया। तो हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की। हमने गाजीपुर टेकड़ी की 7 मीटर हाइट कम की, वो पूरा कचरा हमने सेग्रीगेट करके रोड में डाला। अब दिल्ली की मैं 2027 तक हमने निर्धार किया है कि हम लीगेसी वेस्ट देश की समाप्त कर दें, स्वच्छ भारत बनाएं। 2027 एंड तक। अच्छा, ये पूरे दिल्ली के टेकड़ियाँ खाली कर देंगे, वहाँ दिल्ली महापालिका या राज्य सरकार गार्डन बना सकती। सर बारिश इतनी तेज़ हो रही है, आपने ये भी कहा कि आपको टारगेट कर रहे हैं लोग। एक और चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टारगेटिंग हो रही है, वो ये है जो नए नए एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे, उनको नुकसान। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ जी, कि हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए। देखो, गड्ढे नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हेवी ट्रैफिक के बाद 2 साल 3 साल 4 साल कभी ना कभी प्रॉब्लम आते हैं, पर आप मुझे बताइए, आज जो लोग ही आपको फीडबैक देंगे इतना रोड अच्छा है, हमें 2 घंटा 3 घंटा नीचे हमारे बच गए, तो कमियाँ है और कमियाँ हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और अभी हमारे पास एक एक्सरे मशीन जैसा है कि हम कॉन्ट्रैक्टर का, ऑफिसर का और रोड का एक्सरे निकाल के अब हम सब निकाल सकते हैं कि भाई गड़बड़ क्या है, राइडर क्वालिटी कैसी है, एक्सपांशन जॉइंट कैसे है, ये कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, यहाँ पेड़ लगे हैं तो कौन से है, कौन सी स्पेसीज है, हम सबका। मैं अभी पिछले महीने में पूरा महीना मैंने एक 950 प्रोजेक्ट का रिव्यू लिया। कल भी मैंने करीब 23 एक्सप्रेस हाईवे का रिव्यू लिया, अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर सबके साथ। तो मैं ये नहीं कहता कि कहीं कमी हो सकती है, चलना ही है। पर आप लोग एक्शन लेते हैं क्योंकि एनएचआई ने एक कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनेट किया है, बताया एक नहीं, हजारों जो मिलता है उसके ऊपर एक्शन करते, किसी को छोड़कर। क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियोस सवाई माधोपुर के नज़दीक कुछ नुकसान का डाला था। देखिए, हमें क्वालिटी के बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं ये कह सकता हूँ, जो आपसे अभी चर्चा हो रही थी कि अमेरिका में भी गड्ढे हैं, तो मैं पहले कहता था कि अमेरिका से अच्छे रोड बनाएंगे, और अब हम हाईवे नेटवर्क, नेशनल हाईवे नेटवर्क में वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुँचा। और मुझे अमेरिका से आए हुए लोग कहते हैं कि तुम ये अमेरिका के जैसे रास्ते की क्या बात कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। तो बोला क्या हुआ, तो बोले हमारे रास्ते अमेरिका से भी अच्छे बने। इसका मतलब हमारे यहाँ कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं, कई गड्ढे मिल सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कई कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये इतना लंबा स्ट्रेच है, इसमें कई कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्कि खुद से ये जानकारी हो कि ये खराब है? और हमारे इसमें ये बीओटी, हाइब्रिड एन्युटी, सब प्रोजेक्ट में 10-10 साल तक उस रोड को मेंटेन करने की गारंटी, डिफेक्ट लायबिलिटी उनके पास है। कुछ होगा तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी बैंक गारंटी हमारे पास पड़ी है।
हम जब्त करेंगे, तो कार्रवाई यहाँ करेंगे। जो नुकसान अगर दिखा है वो भरेंगे। हाँ बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी है। बाद में इनका हम रेटिंग कर रहे हैं अभी, हाँ। बड़े बड़े कंपनियों को काम दिया है और खराब काम करेंगे तो इनको सिस्टम से निकाल देंगे, ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। अच्छा, हाँ, तो क्वालिटी कंट्रोल दुरुस्त। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं जी। और सर एक जो वो कहते हैं ना कि समय के साथ जो डिज़ाइन उसका डिज़ाइन की जो कितने समय तक वो आपके लिए प्रासंगिक रहेगी वो डिज़ाइन, ज़रूरतें बदलती हैं, उस हिसाब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को अगर मैं समझना चाहूँ। देखिए प्रॉब्लम एक है हाँ, कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च रोज बदलता है हाँ, और सरकार में नई बात को एक्सेप्ट करने के लिए बड़े रिलेक्टेंट रहते हैं, क्योंकि कल कुछ कम ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि नए प्रयोग करेंगे तो 10 में से 4 प्रयोग में कुछ अड़चन आ सकती है, तुरंत मीडिया उसको हिला से, तो कोई करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। If the mistakes are bona fide, forgive them. If the mistakes are malified, sack them. यही हमारी नीति। सर ये वाला जो आपका एक्सप्रेसवे है इसमें 93 पीएम गतिशक्ति इकोनॉमिक नोड्स, 13 बंदरगाह, 8 बड़े एयरपोर्ट और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इस हमारे प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति का योजना बनाई हाँ, और हर प्रोजेक्ट को उस पर मैप करके पोर्ट्स, लॉजिस्टिक पार्क, एयरपोर्ट, स्टेशंस, इसको सबको स्टडी करके हम उसकी कनेक्टिविटी, उसका प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कैसे जाने से किसको अभी पोर्ट में हमारे कंटेनर आते हैं। हाँ, अभी ये सब दिल्ली मुंबई हाईवे से ये पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली को आने वाले सब कंटेनर जो कांडला और मुद्रा से आते हैं वो अभी मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से आएंगे, वो जल्दी आएंगे, कॉस्ट कम होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बारिश थोड़ी रुके और हम अगले जो आपका रिव्यू पॉइंट है वहाँ पर हम वडोदरा का रोड है। तो ये एक्सप्रेसवे पूरा खुलने का इंतज़ार सबको है। हम इस समय एक ऐसी रेस्ट एरिया में रुके हैं। बारिश बहुत हो रही है इसलिए शेड है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाती हैं। यहाँ पर ईवी के रिचार्ज का पॉइंट भी है और जो अब एक नॉर्म हो चुका है। लेकिन नितिन जी अगर हम ये सोचें कि ये कब तक आपका टारगेट है, कब तक बिना किसी डाइवर्जन के, बिना इस पे से उतरे? अभी तो लगभग ये बड़ौदा के आगे तक पूरा हो गया है। जी, केवल मुंबई के भी एक पैकेज में और इधर गुजरात में 2 पैकेज में प्रॉब्लम है। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया, हमने टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, वही है, बाकी 3 पैकेज छोड़कर बाकी रोड लगभग 80% काम पूरा हो। आज जिस तरह के इंस्पेक्शन के लिए आप निकले, रिव्यू के लिए निकले, ऐसे आप निकलते रहते हैं? निकलते रहता हूँ, क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ कि हम जब लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो मैं आज बहुत सी बातें मैं समझ गया हूँ। कुछ बातें आपके सामने बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं इसमें सब बातें समझ गया हूँ और मैं इसके ऊपर वर्क करके फिर जब पूछूंगा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्या हुआ, तो इसका जब पता चलता है अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर को तो अवेयरनेस बढ़ता है। अभी ये जो हमने मशीन है, अभी जो मैं देखने लिए आपको ले जाऊँगा, ये एक्सरे मशीन है रोड का। मुझे कहाँ गड्ढा है, कहाँ स्लोप है, कहाँ राइडिंग क्वालिटी ख़राब है, या प्लांटेशन कितना हुआ है, स्ट्रक्चर्स कहाँ है, रोड पर कौन खड़ा है, एवरीथिंग मेरे पास आ जाएगा। एआई का उपयोग किया है उस एक मशीन के साथ। वो एआई ये भी बताएगा कि अगले 2 महीने के बाद रोड खराब होने वाला है क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये भी आ जाएगा। अच्छा, हाँ, ये सब मशीन अभी मैं जो आपको मशीन दिखाऊंगा हाँ, उसमें एवरीथिंग इज देयर। पर एक टारगेट के रूप में अगर देखें लगभग 1 साल उससे पहले आप ये target- रोड का जी, जब वो पूरा खुल जाए, जब 12 घंटे मतलब 12 घंटे, उसको 1.5 साल लगेगा। 1.5 साल के करीब लग जाएगा। और इतना महंगा रोड, टोल के लिए भी उतनी ही जेब खाली करनी होगी लोग। नहीं, अभी तो हमने सस्ता कर दिया ना। हाँ, 3000 रुपये में 200 टोल फ्री है, तो 15 रुपये में आ गए टोल, तो लगभग तो कोई प्राइस ही नहीं उसका। अच्छा, जो 150 रुपये भरते थे हाँ, वो 15 रुपये में आ गया। वो कार वालों के लिए नहीं है और बाकी ट्रक वालों के लिए तो उनका सेविंग भी है ना, फ्यूल का सेविंग है, टाइम का सेविंग है, उसमें उनका फ़ायदा भी है। चलिए नितिन जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये एक्सप्रेसवे लोगों के लिए खुल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा हिस्सा हमें दिखाने के लिए, इसका पार्क हमें बनाने के लिए। बहुत धन्यवाद।